हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सो जैसा कि जीएस रीमेक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसकी आपकी पहली क्लास है। ये क्लास वैसे तो पिछले दिन शेड्यूल थी, 29 अगस्त से क्लासें आपकी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको एक वीडियो की सूचना दी थी कि आपकी क्लास ये अभी नहीं हो पाएगी, तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। क्लास हमारी रिकॉर्ड तो हो रही थी लेकिन वो अपलोड होने में समस्या हो रही थी, ठीक है। लेकिन आज वो सारी चीज़ों को ठीक कर लिया गया और ये सारे हमने क्वेश्चन आपके लिए हैं। लगभग 15 क्वेश्चन होंगे और इन पे हम आज डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, सारे कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी क्लास हो आपकी, ठीक है, उन सारी कक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन करेंगे और इससे आपका जो पहला चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं संविधान में, जैसा कि हमने लिख रखा है एमसीक्यू सीरीज 1 के PYQ क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे आपके उन पे हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और संविधान हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही हम अपने जियोग्राफी के, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है हमने, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होंगे आपके वो आपके संध्या में इसी सीरीज में करवाएंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनके द्वारा, ठीक है, उन चीज़ों को वो सॉल्व करवाएंगे वहाँ पे। और ये क्लास वैसे तो आज आपकी 9 बजे होगी, लेकिन अगले जो टाइम पे है टाइमिंग क्लास की जो रहेगी वो 8 बजे ही रहा करेगी। डेली क्लास आपकी रिकॉर्ड होगी। संडे को क्लास नहीं हुआ करेगी, मंडे टू सैटरडे हम लोग क्लासेस करेंगे। और इसी के बीच में कुछ आपकी जो होगी हम करवाएंगे क्लास, उसमें सीटेट के जो बच्चे हैं, सीटेट के बच्चों के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस तैयार करवा रहा हूँ, उसमें भी हम सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्लासेस हम आपकी मॉर्निंग में करवाएंगे, ठीक है, मॉर्निंग के टाइमिंग में क्लास वो होगी आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी है और रेगुलर बेसिस पे अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और सारी चीज़ें होंगी। 1 सितंबर आ जाए तो 1 सितंबर से हमने कोशिश की कि आपको क्लास दी जाए और सारी चीज़ें आपकी डिस्कशन हो पाए, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन जो हमारा है उस पर डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्लास को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें बताने लायक हैं उन पर ही पहले डिस्कशन करते हैं, उनको अच्छे से करेंगे सॉल्व, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ों को बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको भी, आप भी लोग भी जानते होंगे, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं, ठीक है। ऑफलाइन के बच्चों का सिलेबस अगर पॉलिटी का देखा जाए तो लगभग सारी चीज़ें उनकी सॉल्व हो चुकी हैं, सारी थ्योरी क्लासेस भी उनकी पूरी करवा दी गई, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद ये क्लासेस रहेंगी और उनको थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए इन सब चीज़ों पे, इन सब क्लासेस पे, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हम देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। यहाँ पे बात कर रहा है न्यू स्टेट की, ठीक है। एक तो हमारा नया राज्य हो जाता है, न्यू स्टेट हो जाता है, ठीक है। न्यू स्टेट से मतलब जैसे ये कोई एक जगह है, इसको हमें नेम करना है, इसको नया राज्य बनाना है, ठीक है। या तो ये पहले से कोई राज्य है और इसके हम 2 भाग कर दें, इसमें से एक राज्य हम अलग बना दें, एक राज्य ए बना दें, एक राज्य बी बना दें। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको कैटेगरी में रखेंगे बेटा नए राज्य की कैटेगरी में, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक चीज और होती है, वो होता है कि ये कोई आपका स्टेट है, राज्य है, ठीक है, राज्य ए है ये, इसकी हम सीमा में परिवर्तन करते हैं। राज्य की जो चारों तरफ की सीमा है, बाउंड्री जो हम बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर दें, या हम सिर्फ इस स्टेट का नाम बदल दें, नया राज्य नहीं बनाया है। जैसे उत्तर प्रदेश का पहले नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, ये उत्तर प्रदेश का पहले नाम हुआ करता था। लेकिन 1950 के बाद जब नई न्यू स्टेट पॉलिसी आई, मतलब नया राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, उसके तहत कई राज्यों को सम्मिलित भी किया गया, नए राज्य भी बनाए गए। उसके तहत 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित राज्य बनाए गए। उसी के तहत कुछ राज्यों के नाम भी बदल दिए गए, उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है, जिसका नाम पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उसका नाम बदलकर हमने रख दिया क्या, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नए राज्य का गठन करने के लिए बोलेगा, तो उसमें बेटा आपका अनुच्छेद 1 दिया है, अनुच्छेद 2 दिया है, अनुच्छेद 3 दिया है, अनुच्छेद 4 दिया है, ठीक है। भाग 1 में यही चीज का वर्णन किया गया है।
भाग एक में क्या है, भाग एक क्या बोलता है संविधान का, संघ एवं राज्य। संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य मतलब उसके स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में लिखा है। अनुच्छेद 2 में हम सीमा सरहद में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में उसी के तहत हम जो नए राज्यों का गठन होगा, बिल्कुल नए राज्यों को हम जोड़ सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे कि सिक्किम को हमने किया था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम बाद में भारत का हिस्सा हो गया, ठीक है। जैसे बर्मा भारत से अलग हो गया, वो भी हमारा अनुच्छेद 4 के तहत। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा था, उसमें हमने 2 यूटी बना दी, एक तो जम्मू कश्मीर बना दिया, फिर हमने लद्दाख बना दिया, तो दो नए राज्य बना दिए। वो किसके तहत बना दिए, अनुच्छेद 3 के तहत बना दिए। तो इसमें आपका बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3। अगर आपसे पूछेगा नए राज्यों का गठन, तो अनुच्छेद 3 के तहत, भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है। संघ एवं राज्य, कितने अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, 1 से 4 तक। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख से यहां मतलब है बेटा प्रस्तावना, कि मतलब भारत की जो संविधान में प्रस्तावना दी गई है, मतलब प्रियम्बल दी गई है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व एवं सामाजिक आर्थिक न्याय और अवसर की समानता के लिए ये निश्चित करते हैं कि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को उनके व्यक्तिगत तौर पर समान अवसर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय उनको दिया जाएगा। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में मोटा मोटा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा जैसे मैं बोल रहा हूं, वो थोड़ा कानूनी भाषा में लिखा है, लेकिन लिखा ऐसा ही है, ठीक है। तो उसमें यही पूछ रहा है कि प्रस्तावना में किन चीजों का वर्णन किया गया है। आमुख का मतलब यहाँ प्रस्तावना ही है, ठीक है। तो उससे आप कंफ्यूज मत हो। पहला ऑप्शन लिखा है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा लिखा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। 4 चीजों के बारे में बोला गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा, चारों बातें बिल्कुल सही सही लिखी है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, 4 प्रकार के न्याय की बात की गई, यहाँ पे 2 का वर्णन है। अवसर की समानता की भी बात की गई, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। आप जो चाहें सोच सकते हैं, जो चाहें बोल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट उसकी भी तय है। ऐसा नहीं है कि आप चौराहे पे खड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, ये आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आएगा, ठीक है। इससे आपका केस भी हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति से आपके हो सकता है विचार ना मैच करे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा को आपको बरकरार रखना होगा। आप प्रधानमंत्री के पद की उनका बेइज्जती नहीं कर सकते, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो। उस पद पे जो व्यक्ति बैठा, उस व्यक्ति से आपकी कुछ भी डिसरिस्पेक्ट चीजें हो सकती हैं, आप उनसे नाखुश हो सकते हैं, उनके कामों से नाखुश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पद को गरिमा आपको बना के रखनी है, ठीक है। तो उसमें बेटा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम चीज अप्लाई होती है, कोई भी IAS IPS ऑफिसर होता है, तो वो सिक्योरिटी वाइज पे अगर देखते हैं हम कि IAS IPS को पता भी है ये व्यक्ति नहीं सही है, चीफ मिनिस्टर ये नहीं अच्छा है, लेकिन वो उस व्यक्ति की थोड़े ना सिक्योरिटी कर रहा है, उस व्यक्ति की थोड़े ना सेवा कर रहा है, वो अपने भारत देश के मुख्यमंत्री के पद की सुरक्षा कर रहा है, ना कि उस पद पे जो व्यक्ति बैठा है उससे उसकी रिश्तेदारी निकाल रहा है, ठीक है। इन चीजों को समझना होता है थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है किस फ्रीडम की यहाँ पे रिलेट नहीं किया गया है, किस फ्रीडम को एलोबरेट नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर वर्णन नहीं किया गया। चारों चीजें एक ही थी, एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग से मतलब है मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं, कोई भी चीज के बारे में सोच सकता हूं। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं अपनी चीजों को रख सकता हूं, या तो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी भाषण दे सकता हूं, कहीं पे भी बोल सकता हूं, लेकिन वो एक लिमिट में, एक ऐसी भाषा में जो भाषा उपयुक्त हो, लोगों को ठेस ना पहुंचाए उनकी भावनाओं को, धार्मिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या फिर राजनीतिक तौर पे, ठीक है। विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता की बात संविधान में नहीं की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात की। आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब सभी को रोजगार मिले, समान अवसर मिले, सभी अपने रोजगार के जरिए अपने जो जीवनी है उसको चला पाए, रोटी कपड़ा और मकान। सरकार की गारंटी है कि वो इन चारों चीजों पे बात करेगी, इन चारों चीजों को उपलब्ध कराएगी अपने नागरिकों के लिए, ठीक है। तो उसकी बात की गई है। तो उसमें कौन कौन चीज की बात नहीं की गई है यहाँ पे पूछ रहा है, निगेटिव क्वेश्चन है ये आपका।
ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन है तो उसमें सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वास की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ठीक है, अगला आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं सारा सिस्टम सही चल रहा। हाँ ठीक है, सारा ठीक है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है बेटा, उसमें कुछ एक ऐसे शब्द थे जो पहले उसमें ऐड नहीं थे, जुड़े नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़ दिए गए, जैसे कि समाजवादी, सोशलिज्म, फिर आपका दिया धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। इन चीजों को बाद में ऐड कर दिया गया, बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बी नंबर 42वें संविधान संशोधन के जरिए इन चीजों को संविधान में ऐड किया गया है, संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि 41वां किससे रिलेटेड है, 43वां किससे रिलेटेड है, 44वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, ये चीज आप बताएंगे। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में हमारे प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए, पहला समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। अगला चलते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो संसद की जो सत्र की कार्यवाही होती है, संसद में जो कार्यवाही होती है, संसद में जो कार्य होते हैं, उसमें होता है एक तो पहला आपका होता है बेटा प्रश्नकाल, दूसरा होता है आपका शून्यकाल। प्रश्नकाल का समय होता है 11 बजे से 12 बजे तक, दोपहर तक, सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक। शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, तो इसी में आपसे पूछ रहा है कि शून्यकाल की जो अवधारणा है वो किस देश ने दी है, तो आप बताएंगे यहाँ पे ए ऑप्शन, भारत ने दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है, बार बार पूछा भी जाता है। तो शून्यकाल की अवधारणा किसने दी है, भारत ने दी है। इसका समय क्या होता है, 12 से 1 होता है। प्रश्नकाल का समय क्या होता है, 11 से 12 बजे होता है। प्रश्नकाल में आप चिन्हित क्वेश्चन को ही पूछ सकते हैं, शून्यकाल में आप कटा इंक्वायरी होती है, मतलब शब्द होता है ना, हम लोग को बोलते हैं कटा इंक्वायरी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भाषण दे सकता है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी अपनी किसी भी बात रख सकता है। ठीक है, शून्यकाल में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सही होगा ए नंबर। ठीक है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या वो संविधान का भाग है कि नहीं है, ऐसा किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस केस की सुनवाई के बाद ऐसा एक निर्णय दिया जिससे यह साबित हो गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। तो ऐसा बेटा हुआ है आपका सी नंबर में, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पे देखो गलत हो गया है, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस चीज पे इन्होंने बोला, इस केस की जब सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है, उसको आप अलग से नहीं बोल सकते हो कि अलग चीज है संविधान से। ठीक है, तो ये केस आपको याद रखना होगा। इसी के सीरीज में एक केस और है जिसको बोलते हैं हम केरला गवर्नमेंट वर्सेस गोलकनाथ। ये केस आपका संबंधित है मूल अधिकारों से, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बार बार पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि गोलकनाथ वर्सेस केरला गवर्नमेंट का जो केस है वो किन विषय से संबंधित है, तो मूल अधिकारों से संबंधित है। जो आपके ये केस हैं, अलग से जो केसेस हैं, इनके बारे में हम एक अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे, वो फिर आप उसमें पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस केस का संबंध किन चीजों से है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कहां से लिए गए हैं। संविधान बनाते समय संविधान सभा ने हमारे कई सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लगभग 160 प्लस संविधानों का अध्ययन किया। उसके तहत हमने कई देशों से कई सारी चीजें बोरो की, कई सारी चीजें ली। तो उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, हमने किन किन देशों से ली है, वही यहाँ सूची आपसे पूछ रहा है, लिस्ट पूछ रहा है कि मिलाइए आप। तो विधि का शासन हमने लिया है इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है हमने जापान से। विधि का शासन से मतलब है रूल ऑफ लॉ,
कानून का शासन, मतलब कानूनी हिसाब से सारी चीजें देश में होंगी या राज्य में होंगी, उसके बाहर जाके कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, ना अधिकारी ना नागरिक। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब ये रूल ऑफ लॉ का जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस हमने कहां से लिया, प्रोसेस लिया हमने जापान से। इसका जो सिस्टम है हमने इंग्लैंड से लिया, इसकी जो प्रोसेस है वो हमने जापान से ली। भाई किसी भी हमें कार्रवाई करनी है, हमें पता लगाना है कि कोई मुख्यमंत्री या कोई भी विधायक या कोई भी नगर पंचायत या नगर पालिका या फिर कोई भी पुलिस अपने जो उनका रूल है या उनके कानून है उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के तहत उनको काम करना चाहिए, तो वो प्रोसेस हमने कहां से लिया है, वो हमने जापान से लिया है। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहां से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। दोनों चीजों का मैं मतलब बताता हूं, यहाँ पे थोड़ा भाषा टेक्निकल दी गई है। देखो सी नंबर में जो बोल रहा है, राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। जैसे कि कोई भी बिल पे पास होता है, या तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में पास होगा, केंद्र सरकार में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट राज्य में, तो राज्य में आपका गवर्नर प्रथम व्यक्ति है और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है। ठीक है, जब सारा बिल पास हो जाएगा लोकसभा में या विधानसभा में, तो ये बिल पास होने के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट में पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब स्टेट गवर्नमेंट में पास होगा तो राज्यपाल के पास जाएगा। जब राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो राज्यपाल चाहे तो 14 दिनों तक बिल को रोक सकता है। वो कह देगा कि हमें अभी अच्छा नहीं लग रहा है, हम अभी साइन नहीं करेंगे, ये बिल आपका पास नहीं हो सकता, आप हमारे पास छोड़ दीजिए, 14 दिन बाद आइए। यही सेम सिस्टम आप राष्ट्रपति पे अप्लाई कर दीजिए, यहां भी 14 दिनों का समय मांगा जाता है, मांग सकता है राष्ट्रपति, चाहे तो बिल रोक सकता है। ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये प्रक्रिया आपकी कनाडा से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, दोनों चीजों का सिस्टम सेम ही है। ठीक है, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये मतलब है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में दो सूचियां और होती हैं, एक तो राज्य सूची, एक होता है आपका केंद्र सूची। राइटिंग पे मत जाए, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। 3 सूचियां आपकी होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट में वो विषय रखे जाएंगे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, बिल पास कर सकती है, लॉ बना सकती है। केंद्र सूची में जो सूची में विषय होंगे उन पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बिल बना सकती है। समवर्ती सूची में ऐसा विषय होगा जिसपे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में मतभेद होता है तो किसका कानून माना जाएगा, तो माना जाएगा आपका केंद्र सरकार का। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस लग जाता है कि इस विषय पे बिल बनाया राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया, दोनों बिल आपस में टकराव हो गया, तो किसका बिल माना जाएगा, केंद्र सरकार का। ठीक है, शिक्षा एक आपका ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चीज समझ गए होंगे आप। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए में पहला ऑप्शन सही है, तो पहला यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ए में पहला इसी में सिर्फ दिया है, ए नंबर में, इसके अलावा किसी में भी नहीं दिया है, तो आपका ऑटोमेटिक यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी तरीका है एक आपका ऑप्शन एलिमिनेट करने का कि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता था विधि का शासन कहां से लिया गया, इंग्लैंड से। सॉरी, हमने शायद ऑप्शन गलत टिक कर दिया है। विधि का शासन आपका इंग्लैंड से लिया गया, ए का दूसरा नंबर है, तो ए का दूसरा देखो किसमें दिया, ए का दूसरा इसमें दिया, उसमें दिया, तो ए ऑप्शन आपका कट गया, सी ऑप्शन आपका कट गया। ए ऑप्शन आपका कट गया, सी ऑप्शन कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ए में पहले ए के ऑप्शन में ना दूसरा नंबर दिया है, ना डी में दिया है, ठीक है, ना सी में दिया है। अगला चलते हैं, बी नंबर किस में दिया है, बी में दिया है प्रक्रिया पूछा है, बी में तीसरा, तो बी में तीसरा किस में दिया, बी में तीसरा सिर्फ इसमें दिया है, तीसरे नंबर में। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, सिर्फ इसमें डी ऑप्शन ही पूरे तरीके से सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे भी आपको मिलाने के लिए बोल रहा है, सूची को मिलान करें। यहाँ पे भी आपके स्रोतों से ही क्वेश्चन पूछा गया। तो मूल अधिकार आपका कहां से लिया गया बेटा, मूल अधिकार आपका लिया गया अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली, मतलब संसद के कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, वो ली गई है इंग्लैंड से, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। फिर आपका आपात उपबंध है, इमरजेंसी का सिस्टम कहां से लिया गया है, इमरजेंसी का सिस्टम लिया गया जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। ठीक है,
मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर से, मतलब रसिया से, जिसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था, यूनाइटेड सोवियत संघ जिसको बोलते थे हम, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए का बता रहा है इसमें दूसरा, तो ए का दूसरा किसमें दिया है? देखो ए का दूसरा दिया है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में, तो बेटा बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। फिर इसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली किसमें दी गई है? बी का ऑप्शन ए बता रहा है एक, बी में मतलब हमारा बता रहा है एक नंबर सही है, तो किसमें दिया है? बी में देखो एक किसमें दिया है? बी में एक दिया है सी नंबर में, तो ए ऑप्शन भी कट जाएगा आपका। तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन। आप ऐसे एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हैं, ठीक है। अगला आते हैं, पहले देखते हैं सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं। यस, सब कुछ सही चल रहा है, सारा सिस्टम सही है। अगला आते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? यहाँ पे संविधान के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ रट्टाई मारने वाली बात है। अंशतः न कठोर है, अंशतः न लचीला है। देखो अंशतः का मतलब कुछ अंश जो भाग है भारतीय संविधान का वो कठोर है, कुछ अंश जो भाग है वो लचीला है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इस चीज को आपको देखना है, ठीक है, ये चीज आपको सोचना है। तो भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः न कठोर है, अंशतः न लचीला है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला आ जाते हैं, यहां पे आपसे पूछ रहा है, यहां पे भी सूची का मिलान करना है। यहां पे पूछ रहा है किस राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपसे जब ये पूछेगा तो इसमें आपको बताना है कि किस राज्य का गठन किस वर्ष किया गया है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको बताना है नागालैंड का गठन किस वर्ष किया गया, झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया, तेलंगाना का गठन किस वर्ष किया गया, सिक्किम का गठन किस वर्ष किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि हमारा इसमें जो है नागालैंड का जो बेटा गठन है वो 1962 सन में किया गया है, तो हमारा ए का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का जो गठन किया गया है वो आपका किया गया है 2000 में, बी का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक वही है, जैसे कि मुझे पता है कि नागालैंड का गठन है जो वो 1962 में किया गया है, तो आपको देखना है किस ऑप्शन में ए में नंबर 2 दे रहा है, किस ऑप्शन में हमारा ए का ऑप्शन 2 नंबर सही है। जैसे कि यहां पे लिख रखा है हमने ए का दूसरा, देखें ए में पहले ऑप्शन में ए का चौथा नहीं है, ए का दूसरा बी में दिया है, ए का तीसरा सी में भी नहीं है, ए का पहला दिया है इसमें भी 2 नहीं है, तो इस हिसाब से ए नंबर भी हमारा गलत है, सी नंबर भी गलत है, डी नंबर भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सिर्फ एक आंसर पता होने की वजह से हमने पता लगा लिया कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ए का दूसरा, बी का पहला, बी का पहला तो हमने पता कर ही लिया था, सी का चौथा, डी का तीसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा। मतलब तेलंगाना का जो गठन हुआ है वो 2014 में हुआ है, सिक्किम का जो गठन हुआ है वो 1975 में हुआ है, ठीक है। चारों राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूची में मिलान करके ये पूछेगा या अलग अलग करके ही पूछ लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो गए हमारे हिसाब से। अगला चलते हैं, नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ह नहीं है? अहर्ह नहीं है, देखना है, नेगेटिव क्वेश्चन है, अहर्ह नहीं है मतलब यहां पे पूछ रहा, अगर ऐसे पूछ लेता कि भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ह है, तो मतलब इसमें से फिर 3 ऑप्शन सही हो जाते, कौन अहर्ह है कौन अहर्ह नहीं है, ऐसा निगेटिव करके पूछ रहा है। वास्तविकता पूछ तो निगेटिव रहा है, लेकिन वो ऑप्शन वैसे सही है, अगर देखा जाए तो थ्योरी वाइज देखा जाए तो ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसमें गलत ढूंढना है कि कौन इन चारों में से कौन सी चीज गलत है, ये ढूंढना है। तो पहला इसमें दिया एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय हो, ठीक है, ये आर्ता के अंतर्गत नहीं है, आर नहीं, ये लोग आर होते हैं ऐसा नहीं आप बोल सकते हो। भारतीय नागरिक की मूल पत्नी विदेशी हो, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है, वो अपना भारतीय प्रवासी का कार्ड ले सकता है अगर उसकी पत्नी विदेशी है, कोई फॉरेन से वो शादी करके आया है, ठीक है, इसको भी उस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, हाँ ये बिल्कुल चीज हमें यहाँ पे गलत लग रही है। लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं, एक व्यक्ति के परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु
जिसके पितामह, पितामही, माता पिता, मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। आर्ता के अंतर्गत इसको भी रखा जाता है, इसको आप निगेटिव नहीं बोल सकते, ये पॉजिटिव चीज है। तो ये भी सही है, बी नंबर भी सही है, ए नंबर भी सही है। तो इसमें हमारा जो पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, ऐसा भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के प्रवासी हैं तो हम उनको भारत के लिए नहीं बोल सकते, आर नहीं है, वो आके यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज यहाँ पे नेगेटिव लिखी गई, ये चीज नेगेटिव बोला गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन के तहत, ये लाइन आपसे पूछी जाए, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, या वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, वो वैलिड नहीं है भारतीय नागरिकता लेने के लिए। किस अधिनियम के तहत? नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत। ठीक है, इतनी चीज बहुत है। थोड़ा स्पीड में मैंने क्लास की है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट करें। भारतीय संविधान की उद्देशिका का मतलब क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन के तहत पूछ रहा है। प्रस्तावना की बात हो रही है, हमने प्रस्तावना से कई सारे क्वेश्चन रखे क्योंकि ये आपका जो पहला चैप्टर था प्रस्तावना और मूल अधिकार से ही था, तो हमने इसमें सारे संविधान के स्रोत, उद्देशिका, प्रस्तावना, इनसे क्वेश्चन बनाए थे हमने। अगला जो आपका चैप्टर होगा सेकंड चैप्टर भाग 2 से हम क्वेश्चन करेंगे, ये भाग 1 आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगली जब क्लास होगी डे 2 होगा, ये डे 1 था हमारा, आज की क्लास का ये डे 1 है। डे 2 जब होगा उसमें नए क्वेश्चन करेंगे, भाग 2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ठीक है, संविधान का भाग है लेकिन कोई विधिक कानूनी रखती है, लेकिन एक हद तक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संविधान का भाग नहीं है तो ये भी, तो ये पहले वाले जब बोला भाग है तो सही है, वो चीज हम बता रहे हैं, फिर बोला भाग नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जब विधिक प्रभाव नहीं रखती है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कोई अन्य भाग नहीं, ऐसा भी नहीं है। संविधान का भाग है, ये बात सही है, लेकिन वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कोई अन्य भाग नहीं है। अन्य भाग जैसे भाग 1 है, भाग 2 है, तो प्रस्तावना के अंदर ये क्षमता नहीं है कि जो प्रभाव अपना भाग 1 रखेगा, जो प्रभाव अपना भाग 2 रखेगा, वही प्रभाव अपना प्रस्तावना भी रखेगा, ऐसा नहीं है, कानूनी तौर पे ऐसा नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन में बोल रहा है संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पे, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। हाँ, जैसे कि प्रस्तावना में लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक मतलब सांस्कृतिक तौर पे उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये प्रस्तावना में लिखा है, और हर राज्य को ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि उस राज्य को आप जबरदस्ती फोर्स कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं कि वो ऐसा उसको करना ही करना है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जैसा कि भाग 2 में हमारा मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों के हनन, अगर हमारे मूल अधिकारों का, मेरे मूल अधिकारों का हनन होता है, मेरे मूल अधिकारों की बात टाली जाती है, मेरे मूल अधिकार मुझसे छीन लिए जाते हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका लगा सकता हूं कि मेरी राज्य सरकार मेरे मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो सुनवाई हो जाएगी। लेकिन यही चीज मैं प्रस्तावना के बेसिस पे जाके याचिका लगाऊं, प्रस्तावना को बेस रखूं, मतलब जो प्रस्तावना है उसको मैं अपना एक बेस बना लूं कि प्रस्तावना में ऐसा लिखा है और राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है और हमारे कार्रवाई की जाए, तो नहीं होगी कार्रवाई। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन है सीरीज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो ये हमने पहले क्वेश्चन में आपको आंसर बता दिया था, 14 राज्य बनाए, 6 संघ शासित राज्य बनाए। तो डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना होना। और राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये भी याद रखना है। और कितने राज्य? 14 स्टेट और 6 यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? मतलब पूछ रहा है कि जो संघ शासित राज्य हैं, इन राज्यों में किसका शासन होता है, कौन प्रशासन करता है? तो बेटा सीधी सीधी लॉजिकल बात है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब बाद में वो संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वहां पे इस वक्त किसका प्रशासन होगा? राष्ट्रपति का प्रशासन होगा। और उनके नीचे कौन कार्य कर रहा होगा? वहां के राज्यपाल कार्य कर रहे होंगे, और या तो राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल वैसे सरकार के लिए होता है कि किसी भी राज्य की अगर सरकार है
तो वहां पे राज्यपाल काम करेगा। अगर वहां पे संघ शासित राष्ट्रपति का शासन है तो वहां पे उपराज्यपाल ही काम करता है। ठीक है, राज्यपाल रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेन जो व्यक्ति वहां पे है वो राष्ट्रपति है, उसके नीचे राज्यपाल काम नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल की भी एक गरिमा होती है। ठीक है, अगला, तो इसका आंसर आप समझ गए ना, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोल रहा है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। डी ऑप्शन बोल रहा है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो पहले तो आप समझ लें कि किसी राज्य या किसी देश में कौन से 3 सिस्टम होते हैं जो काम करते हैं गवर्नेंस के लिए, प्रशासन के लिए। तो पहला तो प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत पहला हमारा राज्य इसमें आ जाता है, न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई राज्य है तो उसके 3 भाग हम करेंगे। 3 भाग कौन कौन से होंगे? पहला तो उसमें बेटा होगा विधायिका। विधायिका में क्या होगा? विधायिका में या तो आपका विधानसभा आ जाएगी और विधान परिषद, 2 चीजें हो जाएंगी। ठीक है, विधायिका के बाद आ जाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद आ जाएगा न्यायपालिका, 3 चीजें ये हो जाएंगी। ठीक है, ये राज्य का हिस्सा है, यही सेम आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर संघ का हिस्सा हो जाएगा। संघ में भी यही सिस्टम होगा। न्यायपालिका में यहां पे हाई कोर्ट होगा, संघ में यहां पे सुप्रीम कोर्ट होगा। कार्यपालिका में यहां पे आपका नगर पालिका होगा, यहां पे आपका आ जाएगा कोई भी जो विभाग होगा, जो गवर्नमेंट का न्यायपालिका को जो कंट्रोल कर रहा होगा वो विभाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। विधायिका में यहाँ पे आपको लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद आ रहा है। विधायिका में हो गया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कोई कानून बनाया और अप्लाई किया तो वो कानून बनकर किसके पास पहुंचा? कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका ने उस कानून का पालन करवाया, अप्लाई करवाया और उसको लागू किया जनता के ऊपर। उसमें कोई गलती हो गई, कोई खामी हो गई, न्यायपालिका के पास लोग पहुंच गए। किसी नागरिक ने याचिका लगा दी कि कार्यपालिका सही से काम नहीं कर रही है, तो किसकी सुनवाई कहां पे होगी? जाके न्यायपालिका में। तो वही यहां पे पूछ रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? नहीं होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका को कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन ऑर्डर दे सकती है, सिर्फ रिट जारी कर सकती है कि आप सही से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, किसी लॉजिक से सही नहीं हो सकता है। ये बताइए, नगर पालिका क्या हाईकोर्ट को कंट्रोल कर लेगी? ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब पहला ऑप्शन गलत तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, नहीं। तो मतलब जो ऑफिस लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनका क्या मुख्यमंत्री के ऊपर कंट्रोल होता है? नहीं होता है, गलत हो जाएगा। कार्यपालिका का विधायिका के ऊपर भी नियंत्रण नहीं होता है, ये भी चीज गलत है। बी ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन बचा कौन? डी ऑप्शन। तो बेटा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, मुख्यमंत्री जो बोलेगा उनके नीचे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, उनको वो बात माननी पड़ेगी, उसको वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज सही हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ रखी उनको थोड़ा और समझ में आ रहा होगा, बाकी जिन्होंने और पहले से कहीं से पढ़ रखा उनको और थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको मैं टॉपिक वाइज अलग से वीडियोस में आपको 5-5 मिनट 10-10 मिनट की वीडियोस में बनवा के डलवा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड थे। पैट का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, आरओ एआरओ का हो, यूपीएससी का तक का हो, आईएएस मतलब यूपीएससी के आप यूपीपीसीएस के भी दे रहे हैं तब भी आपके काम आएगा, यहाँ पे सारा काम करेगा। ठीक है, जीएस का जितना भी पोर्शन हो सकता है, जो भी एग्जाम होगा स्टेट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक सारी जगह काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी और ये है हमारा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे मजेदार लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे टीच मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ पा रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े। जल्द से जल्द हम लोग और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और नई ब्रांचेस के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई क्लास में। नई क्लास हमारा होगा, कोशिश हम करेंगे अगली क्लास में हिस्ट्री लेकर मैं आपके लिए आऊंगा। संविधान का डे 1 हो गया, हिस्ट्री का डे 1 होगा। ये डे 1 डे 2 करके ही क्लासेस चलेंगी, क्लास 1 क्लास 2 करके नहीं चलेंगी। ठीक है, डे 1 डे 2 का मतलब है
कि पहले दिन हमने 15 क्वेश्चन पढ़े। कोशिश करें, एक चीज मैं और बता दूंगा आपको कि जैसे आज मैंने डे 1 आपका करवाया है, पहला दिन था, 15 क्वेश्चन हमने करवाए। एक आप रजिस्टर बना ले, ठीक है, उसमें लिखते जाएं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, मैंने बताया कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। इतनी चीज नोट कर लें, सीधा लाइन लिख लें, पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। आगे लिख लें अनुच्छेद 3, उसी में लिखने भाग 1। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? 1 से 4 तक। रिवीजन हो गया। इतनी चीज आपको कर पाए तो कर लें, जो बच्चे करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सीरीज आपकी ऐसे आगे चलती रहेगी। डे 100 हम टारगेट किया हमने, डे 100, मतलब जब हम डे 100 पे पहुंचेंगे तो हम 1500 क्वेश्चन लगभग कर चुके होंगे, और उसके बाद आपको अदर कहीं पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारा रिवीजन हो चुका होगा। आपके पास एक 100 पेज का, मतलब 50 पेज का एक आपके पास ऐसा नोट्स होगा जो रामबाण होगा, कहीं भी काम आएगा, ठीक है। अगर इतना कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे, पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही पीडीएफ आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो यहां से ज्वाइन करें। टीच मंत्रा, आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां टाइप करें टीच मंत्रा 2022, सेम लोगो लगा है येलो कलर का, ज्वाइन कर ले। अभी थोड़े सब्सक्राइबर हैं, लगभग हमारे पास 212 सब्सक्राइबर हैं चैनल पे, टेलीग्राम वाले पे। आप भी जुड़ जाएंगे तो 213 हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपको क्लासेस, नोट्स, बाकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।